हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ई कॉमर्स के बारे में हम जो पहले पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। इस वीडियो में हम जो उसके लाभ हैं, उसके हानि हैं, उनको देखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और फिर आगे उनके पेमेंट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ये टॉपिक हो चुका था आपका। कॉमर्स क्या होता है? जो भी खरीदी बिक्री करते हैं, व्यापार होता है, वो कॉमर्स कहलाता है। और यदि आप उसको इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ई और कॉमर्स। ठीक है, उसके प्रकार हमने देखे थे, जिसमें बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको हमने डिटेल में समझा था। अब आगे हम आज के वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, इसके लाभ निम्नलिखित हैं। ई कॉमर्स के द्वारा हम अपने व्यापार का लेन देन नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केट तक कर सकते हैं। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या होगा? नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केट तक कर सकते हैं। यदि कोई परंपरागत व्यवसाय, आपका बिजनेस है, कोई शॉप है, तो वो शॉप उस एरिए तक ही सीमित होती है, उस मोहल्ले तक ही सीमित होती है, उस शहर तक ही सीमित होती है, अधिक से अधिक। उससे ज़्यादा वो आप व्यापार नहीं फैला सकते या नहीं फैला पाते, है ना। आप ज़्यादा कस्टमर उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं, इंटरनेट पे कॉमर्स का यूज़ करते हैं, अपने व्यापार को इंटरनेट पे लाते हैं, तो उस व्यापार को आप नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठे बैठे आप विदेश से कोई सामान, विदेश की कंपनी से कोई सामान, विदेश की कंपनी का कोई सामान ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। उसी तरीके से यदि व्यापार ऑनलाइन किया जाए ई कॉमर्स के थ्रू, तो आपके कस्टमर बाहर के भी हो सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, किसी प्रोडक्ट का खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू तथा कमेंट पढ़ के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके ख़रीदारी के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले आप जानना चाहेंगे कि वो कैसा है। आप पता करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हैं वो कैसा है। किसी से पूछते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस से पूछते हैं, अपने किसी जानकार से पूछते हैं कि इस कंपनी का ये सामान कैसा है। उसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस में, ई कॉमर्स में, ऑनलाइन जब आप परचेसिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को आप जब सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसके नीचे वहाँ पे आपको रिव्यू और कमेंट्स मिलते हैं। तो रिव्यू और कमेंट्स में आप ये देख सकते हैं कि जिन्होंने वो सामान लिया है, वो प्रोडक्ट लिया है, वो उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस है उनका, वो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो आपको इससे ये समझ में आ जाता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसी क्वालिटी आप चाह रहे हैं, वैसा वो प्रोडक्ट है या नहीं। ये चीज़ें आपको उसके रिव्यू और कमेंट से पता चल जाएंगी। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ और जितने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, ज़्यादा रेटिंग होती है। रेटिंग क्या क्या चीज़ होती है? 5 स्टार रेटिंग आपने देखी होगी। ऑनलाइन में किसी भी वेबसाइट को, किसी भी प्रोडक्ट को हम रेटिंग देते हैं, तो वो रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यदि अगर 5 स्टार को सेलेक्ट करेगी तो 5 स्टार रेटिंग दिखाता है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक 1 स्टार को रेट करेगी तो 1 स्टार दिखाता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट उतना ही अच्छा हो सकता है। तो रेटिंग से भी हम पता लगा सकते हैं, कमेंट और रिव्यू के साथ ही साथ। तो इससे हमको प्रोडक्ट के बारे में समझने में और जानने में आसानी होती है। ठीक है।
ई कॉमर्स का उपयोग हम 24/7 आवर्स कर सकते हैं। 24/7 आवर्स, इसका क्या मतलब हुआ कि वीक में 7 दिन 24 घंटे आप ई कॉमर्स यूज़ कर सकते हैं। आप रात के 12 बजे भी कोई ऑर्डर कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, कहाँ पर अवेलेबल है, उनकी प्राइस क्या है, उसका सारा डिटेल जो आप जाके शॉप में देखते हैं वो सारा डिटेल आप रात के 12 बजे ऑनलाइन भी देख सकते हैं घर बैठे। इसलिए इसमें कहा गया है 24/7 आवर्स, यानी दिन के 24 घंटे 7 डेज तक, यानी एक वीक तक। ठीक है। ई कॉमर्स में सारा काम ऑर्गेनाइजेशन तथा कंज्यूमर के बीच होता है। बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग में B2C हमने पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर। जब ऑर्गेनाइजेशन सेलर होता है और कंज्यूमर बायर होता है, इसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसका सीधा फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। घर बैठे बैठे हम कोई भी सामान ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, हमें बाहर जाकर सामान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, अगर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन तथा कंज्यूमर के बीच हो रहा है तो इससे क्या होगा, बीच के जो कमीशन एजेंट हुए, रिटेलर हुए, उनके कमीशंस बच जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट चार्जेस कुछ बचेगा आपका। इसे ही थर्ड पार्टी कह रहा है यहाँ पे। तो जब थर्ड पार्टी अपने चार्जेस इसमें नहीं जोड़ेगी तो अधिक से अधिक पैसे की बचत होगी, तो इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा, वो ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाएगा, और कंज्यूमर को भी प्रॉफिट मिलेगा इसका, क्योंकि चार्जेस कम लगेंगे आपको। हाँ, डिलीवरी चार्जेस आपको लगते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर एजेंसी, डीलर, होलसेलर और रिटेलर के चार्जेस आप देखेंगे, उनके मार्जिन आप देखेंगे, तो उस कॉस्ट से ओवरऑल कम ही पड़ेगा आपको। इसलिए ऑनलाइन का क्रेज़ आज की डेट में बढ़ गया है वर्तमान में। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में कई सामान ऐसे हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको कुछ कम दाम में मिल जाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं, हानियाँ क्या क्या हैं। हर चीज़ की लाभ होते हैं, तो उसकी हानियाँ भी होती हैं। ई कॉमर्स की हानियाँ, ई कॉमर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो। कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स की वेबसाइट काम नहीं करती, सर्वर डाउन हो जाने के कारण। ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की जानकारी भी होना ज़रूरी है। यदि आपको इंटरनेट ऑपरेट करना में आप उतने सक्षम नहीं हैं, कुशल नहीं हैं, तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग में दिक्कत होंगी। आगे देखते हैं। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान का पहुंचने में 2 या 3 या इससे अधिक दिन लग जाते हैं, जबकि परंपरागत बिजनेस में क्या होता था, आप डायरेक्ट शॉप में जाके वो सामान लेकर आ जाते थे। तो यहाँ पे ये इसकी एक हानि बताई गई है कि कोई भी सामान ऑनलाइन शॉपिंग से ख़रीदने पे आपको 2-3 या उससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। सिक्योरिटी को ध्यान रखना पड़ता है। सामान की सिक्योरिटी, आपके ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन क्राइम भी बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम भी बढ़ गए हैं, इसलिए थोड़ा सिक्योर होके आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है, नहीं तो अकाउंट हैक या फिर हमारी इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है। ऑनलाइन पेमेंट के समय आप ई कॉमर्स में पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, तो ई कॉमर्स में पेमेंट के समय आपको अपनी इन्फॉर्मेशन और अकाउंट की जानकारी सिक्योर रखनी होती है, ताकि इससे आपको नुकसान ना हो। ई कॉमर्स की जब कोई नई वेबसाइट मार्केट में आती है तो उस वेबसाइट पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी नई वेबसाइट से कम ही सामान खरीदे जाते हैं।
कंपोनेंट्स एंड एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। अब देखते हैं ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स क्या बताया है यहाँ पे। शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके उदाहरण मैंने दिए हैं आपको, है ना, नोट्स में भी है। क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। ऑनलाइन शॉपिंग में हम घर ऑफिस की छोटी से लेकर बड़ी चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ जैसे पेन और बड़ी से बड़ी चीज़ जैसी वॉशिंग मशीन या फ्रिज, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स बताए हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जब आप ई कॉमर्स पर ऑनलाइन शॉपिंग करके कोई पेमेंट करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहते हैं। जब भी हम किसी वस्तु या सामान को ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट इंटरनेट के द्वारा करते हैं। इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स होता है, तो उसका पेमेंट जब आप करते हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या ई पेमेंट कहलाता है। ये पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या अन्य तरीके से करते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में हमने बताया था, इसमें डिफरेंस भी बताया था। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जो आपको एटीएम के रूप में प्रोवाइड किया जाता है बैंक की ओर से। उसमें आप उतना ही परचेस कर पाते हैं उस कार्ड से जितना कि आपके अकाउंट में बैलेंस होगा। और क्रेडिट कार्ड भी किसी कंपनी या बैंक के द्वारा ही आपको दी जाती है, जिसमें आपको एक लिमिट दी जाती है शॉपिंग की, जिसके लिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना अनिवार्य नहीं है। बिना बैलेंस के आप शॉपिंग कर सकते हैं। उस शॉपिंग के लिए वो कंपनी या वो बैंक जिसने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है वो पेमेंट करते हैं दुकानदार को, मतलब कि आपके ऑनलाइन शॉपिंग साइट को वो पेमेंट करते हैं आपके लिए, आपके एवज़ में। और बाद में वो अपना बिल आपके पास भेजेंगे, आपको उतने अमाउंट उसको वापस चुकाने पड़ते हैं। मतलब कि एक तरह से लोन पे आप परचेसिंग कर सकते हैं। ऐसे कार्ड को हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। और भी अन्य तरीके जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, अन्य तरीके में इंटरनेट बैंकिंग आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ई वॉलेट, ये सारी चीज़ें, ये सारे तरीके हैं जिससे आप ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, ई पेमेंट किया जा सकता है। प्रीपेड, पे नाउ, पे लेटर, नेट बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं हैं। नेट बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। नेट बैंकिंग प्रत्येक बैंक द्वारा दी जाने वाली ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा हम घर या ऑफिस में बैठे बैठे इंटरनेट की सहायता से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सके हैं तथा पासबुक, एटीएम आदि के लिए अप्लाई, मनी ट्रांसफ़र आदि सेवा को आसानी से प्राप्त या पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग वो तरीका है जिसमें आप बैंक की सारी सर्विसेज, लगभग सारी सर्विसेज जो आप बैंक जाके यूज़ करते थे, वो सारी सर्विसेज आप घर बैठे इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से यूज़ कर सकते हैं। तो पेमेंट का भी ये बहुत अच्छा माध्यम होता है इंटरनेट बैंकिंग, जो आप ऑनलाइन साइट्स को कर सकते हैं। आगे इसमें दिया है ऑनलाइन टिकट के बारे में। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी मूवी शो या फिर किसी बड़े प्रोग्राम, क्रिकेट मैच आदि के ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं, जैसे बुक माई शो। ये वेबसाइट आपने सुना ही होगा। इसके थ्रू हम किसी भी थिएटर पर, किसी भी सिनेमा हॉल में अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। किसी बड़े प्रोग्राम जिसका ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हैं, क्रिकेट मैच आदि के लिए,
रिजर्वेशन की टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन रिजर्वेशन की टिकट बुक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन मिलते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इन तरीक़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इस इंटरनेट से पेमेंट करने के तरीके को ही हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहते हैं।